हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। कल हम आप लोग के सामने बंगाल के गवर्नर के बारे में बताया था और आज उसके आगे बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में तो थोड़ा सा कल का जो पढ़ाया गया था उसको रिव्यू कर लेते हैं। कल बताए थे सबसे पहला गवर्नर बंगाल का लॉर्ड क्लाइव, प्रथम गवर्नर जो बंगाल का रहा था। दूसरा गवर्नर जनरल लॉर्ड क्लाइव के बाद हॉलवेल जो 1760 में रहा था। तीसरा लॉर्ड बेंसीटॉट जो 1760 से 65 तक रहा था। फिर आगे लॉर्ड बारन हेस्टिंग्स जो 1772 से 1785 तक रहा था। और एक जो प्रथम गवर्नर बंगाल का दूसरी बार आया था 1765 से लेकर 67 तक, लॉर्ड क्लाइव। आज उसके आगे बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में बताया जाएगा। तो आप लोग जानते होंगे कल बताया गया था बंगाल के गवर्नर के बारे में। आज बंगाल का गवर्नर जनरल के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि बारन हेस्टिंग्स जो 1772 में गवर्नर जनरल था, वह 1773 में एक एक्ट लेकर आया था जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट, यानी कि भारत को कैसे रेगुलेट करना है, कैसे नियम कानून चलाना है, इसके लिए ये एक्ट लाया गया था। और इसी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का पद सृजित किया और यह बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना, जो 1774 में बना। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास करने के बाद तो बंगाल का अंतिम गवर्नर भी बारन हेस्टिंग्स और प्रथम गवर्नर जनरल जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सृजित हुआ, उसमें भी प्रथम गवर्नर जनरल हुआ। सबसे पहले इसने न्याय व्यवस्था को सुचारित रूप से स्थापित करने के लिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसने कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया, जिसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे को बनाया गया। इसके अलावा 3 और न्यायाधीश चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट। धन की जरूरत थी उस समय, इसलिए उसने बारन हेस्टिंग्स ने भू राजस्व प्रणाली भी लेकर आया, जिसमें 1772 और 1777 में एकक वर्ष के लिए 5 वर्षीय योजना के तहत ये प्रणाली लाया, भू राजस्व प्रणाली। बट ये सुचारू ढंग से संचालित नहीं कर सका, तो ये फेल हो गया। 1773 में इसने कुछ संधि भी की थी, पूरी तरह अंग्रेजी सत्ता के अंडर आ गया। इस संधि के द्वारा 1773 में इसने बनारस की संधि किया था बारन हेस्टिंग्स में, जिसके तहत बनारस पूरी तरह अंग्रेजी सत्ता के अंडर में आ गया। यह संधि, बनारस का जो संधि था, यह सुजाउद्दौला अवध का नवाब था, उसके बीच में हुआ था। यही संधि के कारण सुजाउद्दौला ने भागते भागते रोहिलखंड पर 1774 में अधिकार कर लिया। तो वहाँ भी एक और संधि गुस्से में आकर बारन हेस्टिंग्स ने फैजाबाद की संधि की, जिसमें अवध के सारे बेगम की संपत्ति को सही तरीके से रखने का गारंटी लिया। इसने एक और काम इसके काल में हुआ। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा किया गया। इसके काल में एक और घटना घटा। 1780 से 84 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ,
आंग्ल के मतलब अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ। इसमें मैंगलोर के संधि के साथ ही यह युद्ध समाप्त हो गया। यह संधि टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच हुआ। अच्छा, एक इससे पहले संधि और हुआ था जो हमने आपको नहीं बताया था कल के क्लास में, 1767 से 1769 तक में यह संधि हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। इसे प्रथम मैसूर युद्ध कहा गया था। इस दूसरे वाले संधि में 1780 से 84 में जो मंगलोर की संधि हुई 1784 में, उसमें हैदर अली मारा गया था, इसलिए यह संधि टीपू सुल्तान के बीच में हुआ था। टीपू सुल्तान हैदर अली का पिताजी थे। यहाँ पर एक घटना घटता है। मुर्शिदाबाद का एक दीवान होता है, दीवान का मतलब टैक्स जो वसूलता है उसको दीवान कहते हैं। उसका नाम नंद कुमार रहता है। उसने वारेन हेस्टिंग्स पर आरोप लगाता है। क्या आरोप लगाता है? मीर जाफर जो धोखा दिया था सिराजुद्दौला को, उसका विधवा बेगम से घूस लेने का, कि उसने 3.5 लाख रुपया घूस लिया है विधवा बेगम से, मीर जाफर के विधवा बेगम से। क्यों लिया है? तो अल्पवयस्क मुबारक उद दौला, उसका अल्पवयस्क पुत्र था मुबारक उद दौला, उसको संरक्षक यानी कि राजा की मतलब कि राजा या संरक्षण रखने के लिए। तो इसके चलते उसने नंद कुमार को इम्पे की मदद से, एलिजा इम्पे जो मुख्य न्यायाधीश थी, उसके मदद से फांसी दिलवा दिया, जिसके कारण वारेन हेस्टिंग्स को प्रथम न्यायिक हत्यारा भी कहा जाता है। बर्क, एक पिछले क्लास में बर्क का नाम आया था, बर्क ने इस पर महाभियोग चलाया, यानी कि इस पर पूरा गवर्नर के ऊपर यही एक है जिस पर महाभियोग लगाया गया है, वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर। ब्रिटेन की संसद ने इस महाभियोग को 1788 से लेकर 1795 तक चलाया, फिर इसे मुक्त कर दिया। इसे और भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ लोगों ने इसे चूहा, नेवला, झूठा बैलों का सरदार और ठेकेदार तथा न्यायिक मुखिया कहा। अब आगे इसमें अगले गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 तक, इसे सिविल सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो 1786 से 93 तक रहा, क्योंकि इसके काल में ही सिविल सेवा को अच्छी तरीके से सुसंगठित किया गया। ऐसे तो सिविल सेवा 1853 में डलहौजी के समय में प्रतियोगितात्मक परीक्षा के आधार पर किया जाने लगेगा, और भारत में यह परीक्षा 1923 से लगातार होना शुरू हुआ। ऐसे सिविल सेवा में भारतीय 1863 में प्रथम भारतीय जो असम के रहने वाले थे सत्येंद्र नाथ टैगोर ने हासिल की थी। आगे जाकर सुभाष चंद्र बोस भी सिविल सेवा में पास हुए थे। और इसके काल से घटित घटना तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1790 से 1792 तक हुआ। इसमें श्रीरंगपट्टनम के संधि के साथ इस युद्ध की समाप्ति हुई। ये सब सारे युद्ध जितना भी हम पढ़ाएं इतिहास के अलग, जब हम इतिहास का चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें विस्तार तरीके से बताया जाएगा। चौथा युद्ध में जो 1799 में हुआ है, टीपू सुल्तान मारा जाता है और मैसूर पर अंग्रेजों के अधिकार हो जाते हैं। 1793 में जब जाते 1793 में आखिरी दिन में बंगाल और बिहार में उसने अस्थाई बंदोबस्ती प्रणाली लागू किया, जिसमें उसने निर्धारित किया 10/11 भाग कंपनी को टैक्स के रूप में देगा, मतलब 11 हिस्से में 10 हिस्सा कंपनी को एक जमींदार के पास रहेगा। इसके काल में संस्कृत विश्वविद्यालय 1792 बनारस में जोनाथन डंकन ने किया। इसने प्रांतीय न्यायालय बनवाया। कहाँ कहाँ बनवाया? तो कलकत्ता में, ढाका में, पटना में, मुर्शिदाबाद में। इसने दास व्यापार पर भी रोक लगाया
अच्छा, ये एकमात्र गवर्नर जनरल है जिसका मृत्यु भारत में हुआ और इसका समाधि भी गाजीपुर यूपी में बना हुआ है। इसने जाते जाते एक और व्यवस्था लागू किया था, कॉर्नवालिस कोड, यानी इसको बोलते हैं कॉर्नवालिस संहिता, जिसको 1793 में लाया था। कॉर्नवालिस संहिता क्या है? तो सरकार के टैक्स यानी कि लगान और न्याय दोनों इस व्यवस्था के अनुसार अलग रहेंगे। आज भी भारत में ये चीज़ प्रासंगिक है कि न्याय अलग है और लगान यानी कि भू राजस्व या राजस्व सिस्टम अलग है। तो ठीक दोस्तों, आज यहीं तक रहेगा।